दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा उत्साह भी निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद। तरुण की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जैसे जैसे तरुण युवा हो रहा था, उसे लगने लगा उसके पिता उसे कुछ नहीं समझते और बात बात में डांटते रहते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने पिता से खिंचा खिंचा रहने लग गया। पिता के ऑफिस से आते ही वो अपने कमरे में चला जाता और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लेता। रविवार को जब उसके पिता की ऑफिस से छुट्टी होती तो तरुण पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहता। पिता पुत्र के इस व्यवहार से सुधा दुखी रहती। ना तो वह अपने पति अशोक को कुछ समझा पाती, ना ही अपने बेटे तरुण को। उन दोनों की कहासुनी में वो ही पिसकर रह जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव से तरुण के दादा दादी को आना था। बस अड्डे से उनको लाने की जिम्मेदारी तरुण को देकर अशोक अपने दफ्तर चला गया। दफ्तर पहुंचकर अशोक ने घर पर एक बार फ़ोन करके पूछ लेना बेहतर समझा कि तरुण दादा दादी को लेने के लिए निकला है या नहीं। जैसे ही सुधा ने बताया कि तरुण तो अभी तक सो रहा है, अशोक गुस्से से आग बबूला हो गया। सुधा पर अपना गुस्सा निकालकर उसने फ़ोन काट दिया। तुरंत ही अशोक ने अपने पिता को फ़ोन मिलाया और पूछा कि वो कहाँ हैं। वो उन्हें लेने आ रहा है। अशोक के पिता ने बताया कि वो टैक्सी पकड़कर घर पहुंचने वाले हैं। अशोक ने राहत की सांस ली। शाम को जब अशोक घर पहुंचा तो आज घर उसे चहकता हुआ सा लगा। उसके माता पिता के साथ साथ सुधा और तरुण के हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। गाड़ी गेट पर लगाकर जैसे ही वो घर में घुसा, तरुण चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। तरुण के इस व्यवहार से एक बार फिर अशोक का दिमाग गर्म हो गया, परंतु अपने माता पिता की उपस्थिति में उसने तरुण को डांटना ठीक नहीं समझा। माता पिता के पैर छूने के बाद वो उनके साथ बैठकर ही चाय पीते हुए बातें करने लगा। रात का खाना मेज पर लग चुका था, लेकिन हर बार की तरह तरुण नादारद था। दादाजी ने तरुण को बुलाया तो उसने बहाना बनाकर कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। दादाजी का अनुभव पोते और पिता के इस द्वंद्व को सहज ही समझ गया। दिन हंसी खुशी बीतने लगे। दादा दादी कई बार अपने पुराने परिचितों से मिलने जाते तो तरुण भी उनके साथ खुशी खुशी चला जाता। एक दिन दोपहर में जब अशोक अपने दफ्तर गया हुआ था, तरुण अपने दादाजी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। दादाजी, आप लोग गांव क्यों चले गए? तरुण ने पूछा। दादाजी को तरुण से इस प्रश्न की आशा नहीं थी। बेटा, रिटायरमेंट के बाद शहर की भागदौड़ रास नहीं आ रही थी। मेरी तो हमेशा से इच्छा थी कि मैं गांव में ही रहूं, परंतु नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया। यहाँ सरकारी नौकरी मिल गई। फिर मेरी शादी और अशोक पैदा होने के बाद उसकी अच्छी परवरिश और कैरियर के बारे में सोचकर यहीं घर बना लिया। परंतु गांव हमेशा मेरे अंदर जीवित रहा। फिर जब अशोक की शादी हुई और फिर उसके कुछ समय बाद तुम हुए तो हम गांव चले गए, दादाजी ने कहा। अच्छा होता मैं भी आपके साथ गांव ही रहता, तरुण बोला। ऐसा क्यों? दादाजी ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही, तरुण ने कहा। दादाजी को अब अशोक और तरुण के बीच चल रही खींचतान समझ में आ रही थी। अशोक शुरू से ही धीर गंभीर स्वभाव का रहा है। अपने अंतर्मन की बात कहने में उसे हिचक होती है। जब अशोक से सुधा के साथ उसके विवाह के बारे में पूछा तो वह बात टाल गया। कई महीनों के बाद अशोक ने अपनी माताजी से अपने मन की बात बताई और इस रिश्ते के लिए हामी भरी। कुछ सोचकर दादाजी तरुण से उसके बचपन की बातें करने लगे। तरुण ने बताया कि बचपन में पिताजी उसे अपने साथ घुमाने ले जाते, उसके साथ खेलते कूदते और खूब शोर मचाते, परंतु धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। दादाजी समझ गए ये दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से स्नेह करते हैं, परंतु दर्शाने में हिचकते हैं। तरुण, तुम ऐसा करो, हमारे साथ ही गांव चलो। वहाँ पर भी एक से एक कॉलेज हैं, तुम्हारा दाखिला वहीं करवा देंगे। तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं करना, दादाजी ने तरुण से कहा। तरुण इस विचार से सहमत था।
सुधा भी सहज मान गई, परंतु अशोक के लिए कुछ कहते हुए नहीं बन पा रहा था। जाने का दिन आया। अशोक बेचैनी से एक मूक दर्शक की तरह घर में चल रहे क्रियाकलापों को देख रहा था। गांव जाने के लिए टैक्सी बाहर आ गई। तरुण मुरझाए मन से डिक्की में सामान रखने लगा। वो पल आया जब तरुण अपने दादा दादी के साथ टैक्सी में सवार हो गया। अशोक पर मानो जैसे वज्रपात हुआ हो। वो अपने आंसू रोक नहीं सकता था, इसलिए टैक्सी जाने का इंतजार किए बिना ही वो घर के अंदर चला आया। वो सीधे तरुण के कमरे में गया। कमरे का सामान सलीके से रखा हुआ था। अशोक एक एक चीज को हाथ से छूकर जैसे ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि तरुण कहीं नहीं गया है, वो यही है। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो अपने पुत्र को कितना प्यार करता है और उसके बिना वो एक पल नहीं रह सकता। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। अशोक ने पलटकर धुंधली आंखों से देखा। तरुण दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपने पिता के मुख स्नेह को वो भी समझ चुका था। पापा कहते हुए तरुण अशोक से लिपट गया। पिता पुत्र का ये मिलन अद्वितीय था। क्या हुआ, तुम गए नहीं? अशोक ने पूछा। नहीं, दादाजी को कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। तरुण रुआसे स्वर में बोला। कहाँ है वो? अशोक ने पूछा। हम यहाँ हैं बेटे, कमरे में कदम रखते हुए दादा दादी एक साथ बोले। माँ पिताजी, अब मैं आप लोगों को भी कहीं नहीं जाने दूंगा। 10 साल पहले मैं आपको गांव जाने से नहीं रोक पाया था, परंतु अब मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। यह कहकर अशोक फूट फूट कर रोने लगा। अशोक की भावनाओं का बांध आज पूरी तरह टूट चुका था। अरे, हम तो 6 महीने तेरे पास और 6 महीने गांव में रहते हैं, हम भला तुझसे दूर कहाँ हैं? चलो, एक बात तो अच्छी हुई, जो चीज़ हम तुझे नहीं सिखा सके वो तुझे सुधा ने सिखा दिया। अशोक की माताजी ने हंसते हुए कहा। सुधा ने? क्या मतलब? अशोक ने पूछा। यही कि तुम दोनों पिता पुत्र में क्या खींचतान चलती रहती है, दादाजी बोले। मैं समझा नहीं, अशोक ने कहा। अरे, बहू ने हमें फ़ोन करके बताया था कि कैसे तुम्हारे और तरुण के बीच बातचीत बंद हो रखी है। फिर हम तीनों ने मिलकर ये नाटक रचा ताकि तुम्हारे और तरुण के बीच में जो खाई बन रही है उसे भरा जा सके। अरे, अभी तो हमें यहाँ आए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, हम तो 6 महीने बाद ही जाएंगे। ये कहकर अशोक के पिताजी हंस पड़े। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। तरुण को अपने पापा का वही स्वभाव वापस मिल गया जो बचपन में एक दोस्त जैसा था। दोनों के बीच अब खूब बनती थी। तरुण भी सुबह पापा का लंच बॉक्स खुद गाड़ी में रखता और जब शाम को गाड़ी की आवाज़ आती तो गेट खोलने के लिए दौड़ पड़ता। अशोक भी अपने पिता के साथ दिल खोलकर बात करता और पुराने किस्से सुनाता रहता। अशोक भी अपने पिता को उनके पुराने मित्रों से मिलाने के लिए खुद उनके साथ समय निकाल कर जाता या उनके मित्रों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित करता। उन तीनों के व्यवहार से दादी जी और सुधा बहुत प्रसन्न थी। अशोक अब समझ गया था कि रिश्तों को जीवित रखने के लिए जरूरी है उन पर स्नेह रूपी बारिश निरंतर की जाए। स्नेह के प्रदर्शन के अभाव में रिश्ते अक्सर मुरझा जाते हैं।